हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ गुरुकुल ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 25th ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। तो इस सैशन की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के नाल जिहड़े कि आपां ऑब्जर्व करे आ 24th ऑफ जनवरी नूं। सो 24th ऑफ जनवरी नूं 2 डेज नूं ऑब्जर्व करवाया गया। पहला सी नैशनल गर्ल चाइल्ड डे, सैकेंड है इंटरनैशनल एजुकेशन डे। दोनों डेज की विद द इंपॉर्टेंस आपां सब कुछ डिटेल दे विच इन्फॉर्मेशन लवांगे। सो स्टार्ट करते हैं नैशनल गर्ल चाइल्ड डे दे नाल। तो अपने को क्वेश्चन है नैशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सैलीब्रेटेड ऑन 24th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। दिस डे वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन विच ईयर। तो जोड़ा आप डे सैलीब्रेट करते हैं नैशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी नूं सब तो पहला किस साल दे विच इसनूं शुरुआत की गई सी, मतलब पहला जोड़ा नैशनल गर्ल चाइल्ड डे आप किस ईयर दे विच ऑब्जर्व करिया। सो अगर आप इसकी गल करिए तो 2008 दे विच पहली बारी अपनी जिहड़ी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ते चाइल्ड डिवेलपमेंट है उसने अपनी गवर्नमेंट के नाल मिलकर इस डे नूं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करवाया। सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर की होएगा ऑप्शन डी 2008। then we will see some important facts। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 24th ऑफ जनवरी ਨੂੰ ऑब्जर्व ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੋਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ, तो ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ मतलब मेल प्रधान पुरुष प्रधान सुसाइटी है जिथे गर्ल्स नूं काफ़ी ज़्यादा इनइक्वैलिटीज़ नूं फेस करना पैंदा। जिवें कि अगर इक्को घर दे विच ब्रदर सिस्टर ने तो ब्रदर ते सिस्टर दे विच काफ़ी ज़्यादा इनइक्वैलिटीज़ हुंदियां ने। ब्रदर नूं काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दित्तियां जांदियां ने एज़ कंपेयर टू दैट गर्ल। तो इसे दे लई इन्हां चीज़ां दे रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करन दे लई ये जिहड़ा डे है उसनूं ऑब्जर्व करवाया जांदा हर साल 24 जनवरी ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰਲਸ ਲਈ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਲਸ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ गर्ल्स के लिए एक हैल्दी तो सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए भी अवेयरनेस जनरेट करवाई जाती है इस जो डेज के थ्रू। नैक्सट इसनों आप देखिया ऑब्जर्व कौन करवा रहा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट किस दे अंडर आती है, वो है स्मृति जुबैन ईरानी। मतलब अगर आप गल करिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ते चाइल्ड डिवेलपमेंट के मिनिस्टर की गल करिए तो शी स्मृति जुबैन ईरानी उन्होंने अंडर ये मिनिस्ट्री है। दैन ये तो हो गया सी अपना नैशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो अगर आप देखिए इंटरनैशनल लैवल पर भी इदा ना कोई डे ऑब्जर्व होंगे? जी हाँ बिल्कुल होंगे। हर साल 11 अक्तूबर को इंटरनैशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड भी ऑब्जर्व कराया जाता, जिन्होंने आप कदों स्टार्ट कराया सी 2012 ਵਿੱਚ। अगर इंटरनैशनल लैवल पर कोई इस तरह का ऑब्जर्व कर रहा डे तो उसनों कौन स्टार्ट करेगा, यूनाइटेड नेशन जी UN है बॉडी है उसने इसनों स्टार्ट करवाया सी फर्स्ट टाइम 11 अक्तूबर 2012 तो। उस तो बाद हर साल गर्ल चाइल्ड के लिए ये जो डे है वो इंटरनैशनल लैवल पर भी ऑब्जर्व हो रहा तो अपने नैशनल लैवल पर तो आप पहले ही स्टार्ट कर लिया सी 2008 के विच। क्योंकि एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जोड़े सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स है ने यूनाइटेड नेशन ने कुछ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल दिते ने जेडे कि गिनती दे 17 है 17 सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल वो पूरे वर्ल्ड ने अचीव करने आ 2030 तक। तो वो भी जेंडर इक्वैलिटी की गल करी जाती है। अगर आप गल करिए सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल नंबर 5 और जेंडर इक्वैलिटी की गल होंगी कि जेंडर नूं इक्वल करवाओ, इक्वल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराओ, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गर्ल चाइल्ड डे। नैक्सट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपना है वो है इंटरनैशनल डे ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की भी अगर आप इंपॉर्टेंस की गल करिए तो अज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज पूरे नेशन का अगर आप देखिए फ्यूचर वो डिपेंड करता एजुकेशन पर। उतों का जोड़ा यूथ है, उतों के जोड़े चिल्ड्रन ने उन्होंने किस तरह की एजुकेशन मिल रही है, कि वो एजुकेशन मिल भी रही है या नहीं मिल रही, इन्होंने कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है उस नेशन का पूरा फ्यूचर। तो इसे दे लई भी आप डे ऑब्जर्व करते हैं इंटरनैशनल डे ऑफ एजुकेशन एंड वो भी सेम डेट
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ मतलब 24 जनवरी ਨੂੰ ਹੀ ऑब्जर्व ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 24 जनवरी ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਡੇ ऑब्जर्व ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਡੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਾफ़ी ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ फंडामेंटल ਡਿਊਟੀਜ਼ भी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया सी, उस एक्ट के अंडर अपनी जी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पहला अमेंडमेंट करके ऐड की गई। तो पार्ट 4A दे विच कुछ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने पहला वो 10 बनाई गई सी, उस तो बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2002 दे विच। तां उस टाइम ते जिहड़ी राइट टू एजुकेशन है उन्होंने एक तो फंडामेंटल राइट ऐड किया गया आर्टिकल 21A के अंडर। तुहानूं पता होएगा अगर तुसीं पॉलिटी पढ़दे हो तां पॉलिटी दे विच कुछ पार्ट हैगे ने, और जिहड़ा पार्ट 3 हैगा, पार्ट 3 दे विच अपने जिहड़े सिटीजनस ने उन्हां दे कुछ राइट्स हुंदे ने। आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक अपने राइट्स ने, जिहदे आर्टिकल 21 है, 21 हैगा राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी। उहदे अंडर ही एक राइट ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तो याद रखना आर्टिकल 21A दे अंडर अपने को जिहड़ा चिल्ड्रन को फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, तो उस दे नाल ही एक ड्यूटी भी है पेरेंट्स की, गार्डियन की, ताकि हर चाइल्ड नूं फ्री ते कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाउण वो जिहड़ी कि 6 तो 14 साल तक ते ने। तो ये हैगा अपनी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। सो ये कुछ एजुकेशन के नाल रिगार्डिंग फैक्ट हैगे ने। दैन जिहड़ा ये डे है वो आप 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लैवल के उत्ते। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया? ऑप्शन सी। तो काफ़ी सारी जी होर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी थानू प्रोवाइड होगी कि आर्टिकल जो 21A की है, फंडामेंटल ड्यूटी जी है 11th वो किस नाल रिलेटेड है, एंड इसनू कदों अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया? इसनू बनाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके इन 2002। सो जैन अगर आप UN के लैवल पर देखिए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली ने इसनू ऑब्जर्व करवाया सी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन नू, ताकि जिहड़ा एजुकेशन है उसनू उसकी इंपॉर्टेंस नू शो किया जा सके कि अगर आप पूरे वर्ल्ड की पीस ते डिवेलपमेंट बारे गल करनी है तो एजुकेशन बिना कदे भी संभव नहीं हो सकती। सो इसलिए ही इसनू स्टार्ट किया गया। दैन इसका थीम इस बार की रखा गया? इस बार का थीम हैगा सी रिकवर एंड रीवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। कोविड-19 के नाल टैकल करने के लिए आपू जी एजुकेशन है उसनू रिकवर तो रीवाइटलाइज करने की लड़ पैगी, बिकॉज आपू पता है कि इस टाइम पीरियड से जो भी एजुकेशन सी बिल्कुल रुक गई है, क्योंकि डिजिटल मोड पर चल रही सी। डिजिटल मोड पर चलन करके हो सकता कई बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी ना मिली हो, क्योंकि अज के टाइम पर कई एरियाज इस तरह के ने जिते अजे तक इलैक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची, या फिर कई लोग इन्ने गरीब ने जिन्होंने जे अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंटरनेट तक ही, कुछ लोग तो मोबाइल फोन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस तरह के जोड़े बच्चे होंगे उन्होंने कंडीशनस दे विच उन्होंने एजुकेशन तो बिल्कुल ही बंद हो गई होएगी। तो उसनू रिकवर करने की लोड़ है, रीवाइटलाइज करने की लोड़ है, ताकि कोविड-19 के करके जो भी इफेक्ट पिया चिल्ड्रन की एजुकेशन से उन्होंने डील किया जा सके, उस तो रिकवरी पॉसिबल हो सके। बिकॉज ਆਪਾਂ कुछ डेज पहला ही डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर रीजन हैगा सी जम्मू कश्मीर का, जिथे एट प्रेजेंट हुण मतलब जो आप गल करते हैं पूरे डिजिटल इंडिया की, तो उस टाइम पर हुण इलैक्ट्रिसिटी पहुंची है, तो उत्थों के बच्चों की एजुकेशन का की हाल होया होएगा वो आप समझ सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो तुहानूं याद रखने चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। ये हैगा एक एक्सरसाइज के नाल रिलेटेड। अंडेमान ते निकोबार की कमांड हैगी आ, उन्होंने एक जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है। तो आप दसना उस जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज का नाम की है। सो ये जी इंडियन अपनी फोर्स हैगी आ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी होगी, इंडियन एयर फोर्स होगी, दैन इंडियन कोस्ट गार्ड, चारों जोड़े ऑर्गनस ने अपने इंडियन फोर्स से उन्होंने चारों ने मिल के ये एक्सरसाइज की है। वो एक्सरसाइज कित्थे की है? अंडेमान ते निकोबार दे विच। अंडेमान ते निकोबार कमांड ने ही इसनू कंडक्ट करवाया है। सो इसका नाम की है? इसका नाम हैगा जी कवच, और एक्सरसाइज कवच है इसका नाम। कवच का मतलब ही होंदा प्रोटैक्ट करना, इसका मतलब एक चारों फोर्सेस मिल के इंडिया नू प्रोटैक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर दी है। मतलब उन्होंने जी ऑपरेशनल सैनर्जी है उसनू प्रेजेंट करने के लिए ही ये जी एक्सरसाइज है उसनू कंडक्ट करवाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर। उन्हें याद रखना कवच एक्सरसाइज इंडिया दियां जिहड़ियां फोर्सेस ने उन्होंने विचकार ही है, इंडिया की होर किसी भी कंट्री दे नाल ये एक्सरसाइज नहीं है। So a large scale joint military exercise Kavach will be conducted in the coming week under the aegis of
अंडेमान एंड निकोबार कमांड जिहड़ी ANC है, ANC मतलब अंडेमान एंड निकोबार कमांड, वो इसनूं कंडक्ट करवाएगी। तो ANC जिहड़ी आ वो अपनी पूरी कंट्री दी इक्को एक जॉइंट फोर्स कमांड हैगी आ। मतलब अलग अलग कमांड्स तो आपां देखिए ने, जिवें कि अपनी BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगी, असम राइफल्स हो गया, अलग अलग ब्रांचेस ने जिहड़ियां काम करदियां, बट एक जॉइंट फोर्स कमांड है। मतलब जिहदे सारियां फोर्सेस दे कुछ परसोनल इंक्लूडिड ने। वो सिर्फ इंडिया की इक्को एक है जिसका नाम है अंडेमान ते निकोबार कमांड, उसने ही इसनूं ऑब्जर्व करवाया। दैन इस एक्सरसाइज के इनवॉल्वमेंट की गल करिए तो अपनी जी आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सारिया दी सारिया जी ऑर्गनस ने वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ये मेन जोड़ा मोटिव सीगा कि जी इंडिया की फाइटिंग कैपेबिलिटी है तो इंडिया के जोड़े अलग अलग ऑपरेशनल सैनर्जीज ने उन्होंने प्रेजेंट किया जा सके, शो किया जा सके कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम ऑल द फैक्टर्स। लाइक मैरीटाइम लैवल पर कोस्ट गार्ड होगी, मतलब जी अपनी कोस्ट ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ नेवी होगी, दैन अपने बॉर्डर्स के लिए आर्मी होगी, दैन अपने एयर स्पेस के लिए किहड़ी होगी, एयर फोर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Broadcasting Foundation has appointed whom as the new chairperson of Broadcasting Content Complaints Council। तो Indian Broadcasting Foundation है, उन्होंने एक पर्सन नू चेयरमैन अपॉइंट किया है। किसका चेयरमैन है, वो है काउंसल। काउंसल का नाम है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसल। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ ब्रॉडकास्ट होंगी है, उस कंटेंट के रिगार्डिंग किसी को कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट को रिड्रैस करने के लिए काउंसल बनी हुई है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसल। तो इस काउंसल के चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया जस्टिस गीता मित्तल नूं। सो ऑप्शन बी अपना करैक्ट आंसर होएगा, क्योंकि जस्टिस गीता मित्तल नूं रीसेंटली इस चीज़ के लिए कंटेंट डायरैक्टर के नाम से अपॉइंट किया गया। सो कुछ होर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की अगर आप गल करिए तो ये जी फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन जी इस तरह दी पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट्स करती है। मतलब अगर कोई किसी को पर्टिकुलर कंटेंट के रिगार्डिंग जोड़ा कि ब्रॉडकास्ट हो रहा वो रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, दैन दी कैन फाइल अ कंप्लेंट इन दिस काउंसल। तो इस तो पहला अगर आप देखिए कि कौन पर्सन इसनूं चेयर कर रहा सी, तो ही वॉज मिस्टर जस्टिस बिक्रमजीत सेन। अपने जोड़े जस्टिस है बिक्रमजीत सेन, वो इज ए चेयरपर्सन से जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी ने। दैन इस टाइम पर उन्होंने रिप्लेस करन जा रहे हैं जस्टिस गीता मित्तल जी। अगर गीता मित्तल के बारे गल करिए तो वो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर की, उसके फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। मतलब पहली बारी जम्मू एंड कश्मीर के अगर हाई कोर्ट की गल करिए उस विमेन नूं एक चीफ जस्टिस बनाया गया तो वो गीता मित्तल ही सी। नाउ ये जी काउंसल है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसल, वो भी एक विमेन पहली बारी ही बन रही है, वो भी गीता मित्तल ही बन रहे हैं। तो उन्होंने दो बारी रिकॉर्ड बनाता, एक बारी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एंड सेकेंड टाइम फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसल। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की गल करिए, विमेन एजुकेशन की गल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरफुरा पिलग्रिमेज साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो फुरफुरा नाम की एक पिलग्रिमेज साइट है, आप दसना है कि वो किहड़ी स्टेट के लोकेटेड है, बिकॉज ये रिसेंटली न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ क्यों चल रही है, बिकॉज अगर किसी भी जगह पर इलैक्शनस होंगे ने तो उत्थे इस तरह के पोलिटिकल जोड़े मुद्दे आ वो काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं, माहौल काफ़ी गर्मा जाता है। तो इस टाइम किस जगह पर चल रहे हैं सारे जो पोलिटिकल मैटर आ वो है वैस्ट बंगाल, बिकॉज वैस्ट बंगाल के इलैक्शनस बहुत नेड़े ने। उत्थे बीजेपी तो ममता बैनर्जी की पार्टी के आपस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो अलग अलग पोलिटिकल मुद्दों को जोड़ा उठाया जा रहा, बिकॉज बीजेपी चाह रही है कि ममता बैनर्जी की गवर्नमेंट को गिरा के उत्थे बीजेपी की गवर्नमेंट ही बनाई जाए दोबारा तो फिर, मतलब दोबारा तो फिर सॉरी कि उन्होंने बीजेपी ने आपकी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज पहला उत्थे काफ़ी टाइम तो ममता बैनर्जी की जी गवर्नमेंट आ वो चलती आ रही है। सो ये वैस्ट बंगाल ही एक पिलग्रिमेज साइट है, मतलब एक मस्जिद है जी कि कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये रिगार्डिंग मुस्लिम पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है वैस्ट बंगाल के। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा ऑप्शन सी वैस्ट बंगाल। फुरफुरा शरीफ की अगर आप गल करिए, इनू फुरफुरा दरबार शरीफ भी कहते हैं, जिवें आप पहला सुनिया अजमेर शरीफ जी कि राजस्थान के एक मज़ार हैगी आ। तो उस तरह वैस्ट बंगाल के जी हुगली डिस्ट्रिक्ट है, हुगली रिवर का मे भी तुसीं नाम सुनिया होएगा, तो उत्थे एक हुगली डिस्ट्रिक्ट है, उहदे विच ही ये जी फुरफुरा शरीफ है वो लोकेटेड हैगी आ। होली प्लेस है, बंगाली मुस्लिम सी, मतलब जोड़े बंगाली मुस्लिम्स ने वो इसनूं बहुत ही पवित्र स्थान के तौर पर देखते हैं।
आफ्टरनून प्रेयर्स तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਤਾਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन है। अगर आप होगली एरिया की गल करिए दैन लोग कहते हैं कि ये जी पिलग्रिमेज साइट है, मतलब जी मज़ार हैगी आ फुरफरा शरीफ की, वो अजमेर शरीफ तो बाद सैकेंड मोस्ट प्रोमीनेंट मज़ार है। मतलब अपने इंडिया सब तो ज़्यादा प्रोमीनेंट केड़ी है अजमेर शरीफ जी कि राजस्थान दे विच है। अगर उस तो बाद देखिए कोई आती है तो वो आती है फुरफरा शरीफ। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया अपने लिए। एक तो हो गया कि जी इस तरह की कोई प्रोमीनेंट मज़ार है अजमेर शरीफ तो बाद भी। सैकेंड की है किस जगह पर लोकेटेड है, वो है बंगाल दे वैस्ट बंगाल दे लोकेटेड। सो न्यूज़ क्यों सी बिकॉज फुरफरा पिलग्रिमेज साइट जी है वो एक एपी सेंटर बन रही है, एक मेन सेंटर बन रही है मुस्लिम पॉलिटिक्स का वैस्ट बंगाल दे विच। क्योंकि पॉलिटिक्स का मुद्दा काफ़ी गरमाया होया, उहदे विच मेन एपी सेंटर किहड़ी चीज़ बन रही है फुरफरा पिलग्रिमेज साइट जिन्होंने मुस्लिम पॉलिटिक्स का पार्ट बनाया जा रहा है। सो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर आप गल करिए तो फुरफरा शरीफ इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जो भी चीज़ां न्यूज़ होंदियां ने वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अपने क्वेश्चन के पूछ लिया जांदियां ने। नैक्सट क्वेश्चन, वट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडियन स्टार टॉर्टोइज इन IUCN's रेड डेटा बुक। IUCN की रेड डाटा बुक दे विच इंडियन स्टार टॉर्टोइज का स्टेटस की है, मतलब उसनों किस कैटेगरी दे विच रखा गया। अगर IUCN की गल करिए तो यह होंदा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर। नेचर नू कंजर्व करने के लिए एक यूनियन है। इन्हां दी एक रेड डेटा बुक होंदी है। रेड डेटा बुक दे विच ना एक कैटेगरीज मैंशन होंदियां ने, जिवें इहदे विच एक एक्सटिंक्ट हो गई, दैन क्रिटिकल इंडेंजर्ड वलनरेबल हो गई, लीस्ट कंसर्नड हो गई। इस तरह की कैटेगरीज होंदियां ने। हर एक एनीमल जां फिर बर्ड नू उन्हां दी किन्नी जिहड़ी गिनती आ वो रह चुकी है उस दे आधार ते अलग अलग ग्रुप्स दे विच पाया जांदा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ नू एक्सटिंक्ट दे विच पाउणा तो उहदे लई की फीचर चाहिए आ, उस जिहड़ी स्पीसीज़ उसकी लास्ट पॉपूलेशन सी जी लास्ट इंडिविजुअल सी उसकी भी डैथ हो चुकी है, मतलब जो हुण बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हुण दिखाई च नहीं दिंदा, तो वो हुंदी है एक्सटिंक्ट कैटेगरी। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब जिन्हां दी जिहड़ी गिनती है बहुत खतरे विच है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरे च उन्हां नूं हुण लोड़ है संभाल करन दी, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इंडेंजर्ड की गल करिए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो थोड़ा जा पिछे ने, मतलब कुछ होर उन्हां दी गिनती नूं खत्म हो गई तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ जाएंगे। वनरेबल का मतलब हुंदा है कि वो इंडेंजर्ड दे विच आउण दी कगार ते ने, मतलब हाले तक जमा लुप्ता नहीं होए बट उन्हां नूं खतरा हो सकता है, उन्हां दी गिनती घट सकती है। दैन एक हुंदे ने लीस्ट कंसर्नड, उसदा मतलब की है उन्हां नूं कोई भी खतरा नहीं, उन्हां दी गिनती वाधू जारी मौजूद हैगी आ। सो इंडियन स्टार टॉर्टोइज की गल करिए तो इन्हां दी जिहड़ी कैटेगरी है वो की है वनरेबल की, मतलब उन्होंने अगर इस तरह जो भी प्रेजेंट कंडीशन चल रही ने इस तरह चलदियां रहियां कंजर्व ना किया गया तो एक दिन वो भी इंडेंजर्ड तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड वाली सिचुएशन के चले जा सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया ऑप्शन बी, इंडियन स्टार टॉर्टोइज की स्टेटस किहड़ा हो गया वनरेबल काहदे विच आ IUCN की रेड डेटा बुक दे विच। नैक्सट, इंडियन स्टार टॉर्टोइज इज़ फाउंड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टीनेंट। हुण किस जगह पर पाया जाता है, हुण इंडिया के नाम से नाम है तो ऑबवियसली जिहड़ा इंडियन सब कॉन्टीनेंट है, जिहड़ा अपना एशिया कॉन्टीनेंट है इन्ना ज़्यादा ह्यूज है, उहदे एक पार्ट है इंडिया, क्योंकि इंडिया की अगर आप गल करिए वो अपने आप च एक सब कॉन्टीनेंट बन जाता, मतलब काफ़ी वड्डा रीजन हैगा। तो इंडियन सब कॉन्टीनेंट दे विच स्पैशली किहड़ी जगह पर पाया जाता है सेंट्रल ते सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जिहड़ा सेंट्रल पार्ट ते सदर्न पार्ट हो गया, दैन वैस्ट बंगाल वाला पार्ट। आफ्टर दैट श्रीलंका दे विच भी ये जिहड़े इंडियन स्टार टॉर्टोइज ने उन्होंने वो पाए जाते हैं। हुण स्टार टॉर्टोइज क्यों कहने बिकॉज जिहड़ा इन्हां दा शैल हुंदा है, जिहड़े टॉर्टोइज हुंदे ने जिहड़ा उपर वाला शैल हुंदा ਉਹਦੇ ਤੇ स्टार्स बने होंगे ने, स्टार्स की तरह एक जो चीज़ बनी होंगी है, दैट्स वाई इन्होंने आप स्टार टॉर्टोइज के नाम ना जानते हैं। सो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट जोड़ा कि 1972 का सी, उहदे विच अलग अलग शेड्यूल्स ने, जिमें कि शेड्यूल 1, 2, 3, 4, जिमें जिमें जी कोई स्पीसीज़ ने उन्होंने जिन्ना खतरा होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शेड्यूल दे पाया जाता। जिमें कि अगर किसी स्पीसीज़ को बहुत ज़्यादा खतरा है वो खत्म होने वाले ने तो उन्होंने शेड्यूल 1 दे पाएंगे, नैक्सट नू 2 दे फिर 3 दे 4 दे। दैन जिहड़े इंडियन स्टार टॉर्टोइज ने वो किहड़े शेड्यूल दे विच मैंशन है
ਸ਼ਡਿਊਲ 4 मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਹੈ ਤੇ 2 ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਿਊਜ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਟ 4 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਸੋ Schedule 4 this list is for species that are not endangered क्योंकि endangered ਤਾਂ है ही नहीं ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ vulnerable category ਚ ਆਉਂਦਾ that's why ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ it includes protected species but the penalty for any violation is less as compared to the schedule 4 first and second schedule 1 ਤੇ 2 ਦੇ comparison ਘੱਟ penalty ਲੱਗਦੀ ਹੈ but प्रोटेक्टेड जरूर ने ये स्पीसीज दैन साइट्स का मतलब की होंगे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीज अगर स्पीसीज जड़ियाँ ने कोई भी उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड किया रहा वो भी इलीगल तरीके ना तो उन्होंने इस ਟੇਰੀਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਦੇਖਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ IUCN ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਲੋਸ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੈਟ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਰ ਟੋਰਟੋਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ IUCN ਦੇ ਵਿੱਚ किस जगह ते आंदे ने वनरेबल कैटेगरी साइट्स की है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ इंडियन स्टार टॉर्टोइस नेक्स्ट क्वेश्चन ਨੈਕਸਟ ਸੌਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 90% ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਟੋਰਟੋਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 90% ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਕੁਛ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 30% ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ 2025 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ Recently, India's proposal to upgrade the protection status of star tortoise from Appendix 2 to Appendix 1 was approved by ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 2 ਤੋਂ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 1 ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ from the environment point of view from the ecology point of view next question who is the chief election commission of India तो एक factual question है एक static question है कि chief election commissioner अपने इंडिया दे कौन बने ने so he is Mr. सुनील अरोड़ा ਜਿਹੜੇ कि अपने इंडिया दे चीफ इलैक्शन कमिश्नर हैगे ने अगर इलैक्शन कमिशन की गल करिए तो जोड़े भी सेंटर लैवल के कुछ भी इलैक्शनस होंगे ने लाइक प्राइम मिनिस्टर के इलैक्शनस आ लोक सभा के इलैक्शन आ राज्य सभा के इलैक्शन आ या फिर स्टेट लैवल के अपने CM के इलैक्शन हो गए वो सारे इलैक्शनस कौन कंडक्ट करवाता है स्टेट सेंट्रल इलैक्शन कमिश्नर दैन एक होर होंदी है स्टेट इलैक्शन कमिशन हुण स्टेट इलैक्शन कमिशन किस दे इलैक्शन कंडक्ट करती है तो वह करवाती है जिहड़े अपने पंचायत्स होंदियां ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशनस होंदियां ने मतलब स्टेट दे अंदर जाके जिहड़े इलैक्शनस होने आ उन्हां नूं कौन कंडक्ट करवा रहा उन्हां नूं कंडक्ट करवाती है अपनी स्टेट इलैक्शन कमिशन दैन अगर स्टेट दे मतलब अगर CM दे इलैक्शन कंडक्ट करने हैं या फिर सेंट्रल लैवल ते कोई भी इलैक्शन कंडक्ट करने हैं तो वह कौन करवाता है सेंट्रल इलैक्शन कमिशन
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैगे ने। सुनील अरोड़ा ਜਿਹੜੇ ਕਿ 23rd ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ। ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1980 ਬੈਚ ਦੇ, ਮਤਲਬ 1980 ਬੈਚ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਡਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। हू इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट से किहड़े पर्सन नूं अपॉइंट किया गया? सो ये है ने मिस्टर अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नूं अपॉइंट किया गया अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग का। नीति आयोग की गल करिए तो एक नैशनल लैवल का थिंक टैंक है जो प्लान के रिगार्डिंग काम करता है। बिकॉज 15 मार्च 1950 में एक बॉडी बनी सी प्लैनिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के जोड़े भी प्रोग्राम्स होंगे उन्होंने सब नूं प्लैन आउट करने के लिए एक बॉडी बनाएगी। उस तो बाद जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई 2014 के, तो उन्होंने कहा कि असी इसनूं अबॉलिश कर दें। सो दे अबॉलिश द प्लैनिंग कमीशन। उस तो बाद नीति आयोग आई 2015 के, मतलब नीति आयोग का बर्थ होया 2015 के। मेजर डिफरेंस की आया कि प्लैनिंग कमीशन जी टॉप टू बॉटम अप्रोच सी, मतलब टॉप लैवल तो सारे ऑर्डर बन के आते सी ते नीचे सारे इंप्लीमेंट हो जाते सी। बट जी नीति आयोग है वो की बॉटम अप अप्रोच आ, मतलब नीचों सब तो जो इन्हों के लैके एडवाइस उस तो बाद प्लान बननगे, मतलब बॉटम अप अप्रोच होगी। सो नीति आयोग काम कर रही है एट प्रेजेंट इंडिया की प्लैनिंग के लिए। सो इसे जो CEO ने वो है ने अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन टुक चार्ज एज द US आर्मीज फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर? US आर्मी दे विच एक नवी पोस्ट क्रिएट की गई है जिसका नाम है चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, क्योंकि इंडिया के तो पहला तो ही अपनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट है, बट USA के फर्स्ट टाइम आर्मी के लिए एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट अपॉइंट की गई है। तो उसके लिए किहड़े इंडियन अमेरिकन परसन नूं चार्ज दिता गया? मतलब इंडियन अमेरिकन परसन ही ने इंडियन ओरिजिन के परसन ने जिन्होंने इस पोस्ट के लिए पहली बारी अपॉइंट किया गया, मतलब पोस्ट भी रिसेंटली क्रिएट हुई, तो ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन ही अपॉइंट होंगे। वो पर्सन कौन अपॉइंट होए ने? सो ही इज़ मिस्टर राज अय्यर, जो कि इंडिया के बेस तो है, मतलब इंडिया का उन्होंने ओरिजिन है अमेरिका के पर्सन ने। ही इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ US आर्मी। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। Indian American Dr. Raj Iyer has been appointed as the first Chief Information Officer of the US Army since the creation of the position by the Pentagon in July 2020. Last year जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਅਯਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜੋ ਕਿ USA ਦੀ ਫਸਟ ਵਿਮਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ओरिजिन ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो अपने लिए काफ़ी प्राउड की गल है कि इंडियन ओरिजिन के कुछ परसन USA जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सब तो अच्छी डेमोक्रेसी है, उस इन्नियां ज़्यादा पोस्ट वगैरह अच्छियां पोस्ट वगैरह एक्वायर कर रहे हैं। तो अपने लिए काफ़ी मान की गल है। अगर मिस्टर राज अय्यर की गल करिए तो पहला भी वो काम कर रहे हैं उतों की एक प्रिंसीपल एडवाइजरी बॉडी जी है सेक्रेटरी टू द आर्मी, वो काम कर रहे हैं ना। उन्होंने उतों के चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बनाता है। नाउ ही विल सुपरवाइज एन एनुअल बजट ऑफ $16 बिलियन फॉर द US आर्मी IT ऑपरेशन। US आर्मी के जोड़े भी इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के नाल ऑपरेशनस होंगे ने, उन्होंने जोड़ा बजट होंगे 16 मिलियन का, उसनों ऑब्जर्व करनगे मिस्टर राज अय्यर, डॉक्टर राज अय्यर। नेक्स्ट, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गए जोड़े अपने लिए जरूरी सी। नाउ आप डिस्कस करांगे स्टैटिक पार्ट जोड़ा कि अज का रहेगा ओडिशा स्टेट के बारे। ओडिशा की जी कैपिटल है वो है कटक। इन्हां ते ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ CM ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। जोड़े सॉल्ट वाटर के क्रोकोडाइल्स होंगे ने अपने इंडिया के विच अगर जिन्नी भी उन्होंने पॉपूलेशन है उसका सब तो ज़्यादा पार्ट कित्थे रहिंदा? इत्थे ही भीतरकनिका नैशनल पार्क के विच। सो ये दो नैशनल पार्क हो गए जोड़े अपने लिए जरूरी है ने। ओडिशा की गल करिए तो आंध्र प्रदेश नाल बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश नाल शेयर करता है, बिहार हो गया, वैस्ट बंगाल हो गया, तो बे ऑफ बंगाल एरिया टच कर। नैक्सट
ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੁਸ਼ੀਕੁਲਿਆ ਲੇਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਓਲਿਵ ਰਿਡਲੇ ਟਰਟਲਸ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਕੋਸਟਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਐਂਡ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਚਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ NDT ਦੇ ਲਈ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ SSC CGL CHSL ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਚਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਰੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦ ਐਪ ਗੁਰੂਕੁਲ ਫਰੋਮ Play Store and for any further query you can contact to this number। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।